हाँ बस अब लगते हैं। Hello everyone, welcome to online classes of Rasayanam Institute. So today I am taking your physics session. The topic is rotational class, rotational motion, right? तो आज हम लोग रोटेशनल मोशन पर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सर्कुलर मोशन या इससे पहले वाले जितने चैप्टर्स थे, हम वहां पर पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे थे। आज हम लोग एक्चुअल फिजिक्स में जाने वाले हैं। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास के बाद मैकेनिक्स टू का जो पोर्शन आता है, ये एक्चुअल फिजिक्स है। और इस एक्चुअल फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल फिजिक्स में हम पूरी पूरी बॉडी पर, राइट, पूरे पूरे बॉडी के मूवमेंट की बात करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज कीन इंटरेस्टिंग। और यहां से सारी चीजें प्रॉपर वे में आप देखोगे। अभी तक जो भी आपका विजुअलाइजेशन था वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स पर था, मोशन पर, राइट। अगर मैं बात काइनेमेटिक्स की करूं या एनएलएम की करूं तो वहां पर इस तरह से आप चीजें रिलेट कर रहे थे, तो अब आपको एक्चुअल फिजिक्स दिखाई देगी। सो आई विल स्टार्टिंग द क्लास। आप लोग क्लास में मेरे साथ टॉपिक्स पर गो थ्रू होते रहें, और जैसे जैसे मैं कंप्लीट करता जाऊं वहां पर कमेंट सेक्शन पर चीजें बताते जाएंगे। फाइन। आई होप परफेक्टली मैं ऑडिबल हूं, विजिबल हूं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग द क्लास। ओके गाइस, सी, टॉपिक नेम इज रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो हमारे पास रोटेशनल मोशन का बेसिक मतलब क्या हुआ, जनरल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो किसी बॉडी का जो हमारे पास एंगुलर मोशन है, राइट, वो क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन। तो अगर इसको डिफिनेशन फॉर्म में मैं लिखूं तो आई कैन से व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन, व्हेन बॉडी चेंजेस its orientation with respect to time, with respect to time, then it is called as, then it is called as rotational motion. अब हम लोग अपने स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूं, ये बात करने वाला हूं प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन की। अब आप जरा देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सपोज मेरे पास ये कोई से कोई रॉड है, और अगर मैं इस रॉड की बात करूं तो इस रॉड पर से, ये आपके पास ये एक रॉड है। इस रॉड पर अगर मैं वेलोसिटी ऊपर लगाऊं, यहां 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 किसी भी पॉइंट पर, एवरीवेयर वेलोसिटी क्या है, वी। सेम वेलोसिटी ऊपर भी नीचे भी है, एवरीवेयर सेंटर ऑफ मास पर हर जगह वेलोसिटी क्या है, सेम। अगर हर जगह वेलोसिटी सेम है, अगर मैं इस तरफ फ्रंट पर मूव करा रहा हूं कैमरे की साइड, तो देखिए ये लाइक दिस मूव करेगा। अगर मैं इसको इस साइड पर वेलोसिटी यहां लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये लाइक दिस मूव करेगा। अगर मैं इस पर लाइक दिस साइड मूवमेंट वेलोसिटी लगा रहा हूं कंपोनेंट हर पूरी बॉडी पर एवरीवेयर, तो इसका मतलब लाइक ये दिस चलेगा, राइट। इसका मतलब इसमें कहीं मोशन नहीं होगा। कैसा, एंगुलर, ये स्ट्रेट चल रहा है स्टूडेंट्स, जैसा चलेगा लाइक सेम। तो दैट मींस अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर वेलोसिटी वी है, यहां पर वेलोसिटी वी है, एवरीवेयर वेलोसिटी कंपोनेंट हर जगह क्या होगा, सेम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पर आपको दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर सपोज करिए, अगर इसी रॉड पर, अगर इसी रॉड पर हमने एक फिक्स्ड एक्सिस बना ली, मतलब मैंने एक पिवट कर दिया इसको एक कील के सहारे। ये जो रॉड था, इस रॉड के सेंटर पर मैंने एक कील लगा दी, राइट। और अब इस कील के सहारे फ्री मूवमेंट कर सकता है। और मान लीजिए मैं स्टार्टिंग पर इसको घुमाने की अगर बात करूं तो लाइक दिस ये ऐसे घूम रहा है, राइट। अगर मैं इस कील पर, इस कील के सहारे इसको घुमा रहा हूं, तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या इस समय इस पर जो मोशन है, मैंने इसको कील मान लिया, अब आप देखिए इसके मोशन को, प्रॉपर देखिए इसके मोशन को।
क्या आपको लग रहा है कि ये अपनी सेंटर पोजीशन के अराउंड मूवमेंट कर रहा है बराबर? राइट। आई थिंक आप इस मोशन को समझ पा रहे हैं, राइट? तो क्या ये जो मोशन कर रहा है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, अगर धीमे करके दिखाऊं तो आपको समझ में आना चाहिए। ये जैसे अगर मैं इस पार्ट पर देखूं तो आपको समझ में आना चाहिए ये लाइक दिस, ये पूरा पूरा रोटेट कर रहा है। इसका मतलब इस मोशन को हम लोग क्या कह रहे हैं? ये प्योरली रोटेशनल मोशन है। इसको आप कहेंगे अब, ये वाला जो मोशन था, दिस इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और नेक्स्ट, दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन। राइट। अब इन दोनों में एक डिफरेंस आप ये भी समझ सकते हो। सपोज यहां पर अगर कोई पॉइंट, ये ए है यहां पर, और यहां कोई पॉइंट बी है स्टूडेंट्स, और ए से बी पर अगर मैंने एक लाइन ले ली, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। अब बताओ, अगर यहां पॉइंट ए है और यहां पॉइंट बी है, आप मुझको देख पा रहे हैं? समझिए, इस पेन पर यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, और अगर वेलोसिटी वी चल रही है, लग रही है, और मैंने ए से बी की डायरेक्शन पर एरो नीचे इंडिकेट किया है, तो आप मुझे बताओ, आप यहां चलो, यहां चलो, यहां चलो, कहीं चलो, एवरी पोजीशन पर ये ए से बी पर ही आपको लाइन दिखाई देगी। लेकिन अगर सोचिए स्टूडेंट्स, यहां वाले पॉइंट पर मैं ए टू बी अगर इस लाइन को देखूं, तो अब आप मुझे बताओ, क्या अगर मैंने इनवर्ड एक लाइन नीचे की ओर जो दिखाई है, अब जब मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या ए से बी की पोजीशन अभी नीचे की तरफ है? जब ये घूमेगा तो ये लाइक दिस आ जाएगा, लाइक दिस। तो क्या ये बार 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 अपनी डायरेक्शन बदल रहा है? कभी ये नॉर्थ से, सॉरी, कभी ये साउथ पर भी है, कभी ईस्ट पर है, कभी नॉर्थ पर है। तो एवरी टाइम इसकी पोजीशंस क्या हो रही है? ए टू बी पॉइंट्स की पोजीशन बदल रही है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रोटेशनल मोशन। और अब आप सोचिए, अगर इसी रोटेशनल मोशन पर मान लीजिए इसी सेम, अच्छा ये सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अगर आप एक पेन स्टिक ले लें तो आपको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप एक कोई डंडा ले लें। तो अगर मैं इस पेन स्टिक की बात करूं, तो अब देखो यहां पर अंडरस्टैंड करना, अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक्सिस पर सपोज मेरे पास जो मूवमेंट्स है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। इसका मतलब क्या है? यहां दोनों चीजें मिक्स हो गई, राइट? यहां पर दोनों चीजें क्या हो गई स्टूडेंट्स? मिक्स हो गई। आप देखो, अगर आप फर्स्ट वाले वर्जन को देखो, तो क्या फर्स्ट वाला वर्जन प्रॉपरली ट्रांसलेशनल मोशन था? मैं भी निकाल कर दिखाऊंगा कि नाम रोटेशनल कैसे आया। क्या ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन था? और सेकंड वाला प्योर रोटेशनल मोशन था, और प्योर रोटेशनल मोशन में किसी एक्सिस के अराउंड ये घूम रहा है। इस एक्सिस के अराउंड स्टूडेंट्स थोड़ी देर में ये इस पोजीशन में आ जाएगा, थोड़ी देर में ये इस पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये इस कील के सहारे एवरीवेयर घूम रहा है। फाइन। तो आप मुझे बताओ, क्या अब जो मैं बात कर रहा हूं, अब जब ये घूमेगा तो इस समय ये ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? अब पेन जब घूम रहा है स्टूडेंट्स, जरा देखना, मैं एक एग्जांपल, ये पेन घूम रहा है, अब मैं अगर पेन को आपके पास फेंकूं रोल करता हुआ, तो आपको दिखना चाहिए जब ये रोल करता हुआ जाएगा, सॉरी, अगर ये रोल करता हुआ जाएगा स्टूडेंट्स, तो सोचिए ये पेन ऐसे रोल करता हुआ आगे बढ़ेगा। साइकिल का व्हील, पहिया देखिए आप, अगर व्हील को देखें तो व्हील पर एंगुलर एंगुलर रोटेशन भी दिख रहा था, तो एंगुलर वेलोसिटी आ रही थी, एज वेल एज क्या चलते समय वो लीनियरली आगे भी बढ़ेगी। तो साइकिल हमारे पास आगे भी तो बढ़ेगी, तो व्हील आगे की तरफ बढ़ेगा भी तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? दोनों के कॉम्बिनेशन का, राइट? ये वाला जो प्योर रोटेशनल मोशन है, इसको आप कह सकते हैं फिक्स्ड एक्सिस, इसको आप कह सकते हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशनल मोशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशनल मोशन। और अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं, अब आप बताइए मुझे, क्या यहां दोनों का कंबाइंड फॉर्मेशन है? दैट मींस आई कैन से इट इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल
एंड रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। फाइन। अब आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, राइट? ये पेन वाला एग्जांपल आप समझ रहे होंगे। जैसे मैं अपने पीछे की तरफ यहां से पेन को फेंकूं ऐसे रोल करता हुआ, तो स्टूडेंट्स ये भी रोल करता हुआ ऐसे 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 आएगा यहां। तो इसका मतलब ये एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी भी मेंटेन कर रहा है एज वेल। क्या ये लीनियरली लीनियरली डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, राइट? तो यहां लीनियर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या रोटेशन मोशन का मतलब है ये आपको समझना है, राइट? तो मैं यहां पर अब आपको प्रॉपर वे में व्हील वाले एग्जांपल से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को मर्ज करने वाली कंडीशन समझाना चाहता हूं। देखिए कैसे। मान लीजिए, पहले ये बताएं, क्या ये बात सभी को क्लियर है कि फर्स्ट वन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हमारे पास एग्जैक्ट स्टेट मोशन था, यहां किसी एक्सिस के अराउंड मोशन था, राइट? और जब हमारे पास मोशन पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा तो ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक व्हील का एग्जांपल लेता हूं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। हो सकता है फर्स्ट स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई हो, स्क्रीनशॉट ले लें, राइट? अब नेक्स्ट, मैं अगर इस मूवमेंट को आपको इस तरह से समझाऊं, जरा देखिए। मैंने आपसे कहा व्हील वाले एग्जांपल को जरा देखो। अगर मेरे पास ये व्हील है स्टूडेंट्स, और इस व्हील पर मैंने ये 4 पॉइंट्स ले रखे हैं, जरा समझना। अगर मैंने इस व्हील पर 4 पॉइंट्स ले रखे हैं, से एक पॉइंट अपने पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कोई पॉइंट डी है, राइट? अब यहां सेंटर से इस पोजीशन से अगर मैं बात करूं, तो एवरीवेयर जो डिस्टेंस है वो आर है। अब मैंने आपसे कहा ये जो व्हील है इसमें मैंने 4 पॉइंट्स एलोकेट कर दिए एबीसीडी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर अगर केवल हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करें लाइक दिस, राइट? तो बताओ, अगर केवल सर्कुलर मोशन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो क्या सर्कुलर मोशन पर आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? जब मैं इस पर रोटेटिंग मोशन की बात कर रहा हूं फर्स्ट, तो ये रोटेटिंग मोशन पर जब चलेगा तो ये पूरी पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं, और जब ये चलेगा और मैंने मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बताइए क्या यहां पर टेंजेंशियल कंपोनेंट पर आर ओमेगा वैल्यू बनेगी? इसी तरह बी पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर ओमेगा वैल्यू बनेगी। ठीक इसी तरह सी पर भी एक आर ओमेगा वैल्यू बनेगी। टेंजेंशियल कंपोनेंट डी पर लाइक दिस आएगा, इस पर भी हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? आर ओमेगा। फाइन। ये मैंने आपको इस समय रोटेटरी मोशन करके दिखाया। तो रोटेटरी मोशन पर ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनकी पोजीशंस ये बनेगी। हाँ, डी पॉइंट पर कुछ एंगल मान लेते हैं, से दिस इज थीटा है। फाइन। तो अब ये अपनी तरफ से माना है, पोजीशन डी ई एफ कुछ भी ले सकते हैं। अब जरा सोचो, मैंने एग्जांपल वाइज आपको बोला, मैं आपको बताने वाला हूं इसका नाम कैसे आया। तो इस टर्म को मैं बोल रहा हूं रोटेटरी। अब रोटेटरी मोशन से, राइट, अगर मैं रोटेटरी मोशन से बात कर रहा हूं अब ट्रांसलेशनल मोशन की, तो जरा देखो, क्या ट्रांसलेशनल मोशन पर मैं बोल सकता हूं कि ये यहां इस पोजीशन पर मैंने 4 पॉइंट्स लिए थे स्टूडेंट्स। एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, नेक्स्ट पॉइंट सी, एंड नेक्स्ट पॉइंट डी, राइट? अब आप एबीसीडी पर देखो, अगर सेंटर वैल्यू से इनकी डिस्टेंस देखें तो एवरीवेयर सेम आर मेंटेन हो रहा है। हाँ। अब मैं अगर बोलूं कि यहां पर लीनियर या स्ट्रेट जो मेरे पास मूवमेंट है, साइकिल का पहिया है तो ये साइकिल आगे की तरफ चलेगी, तो मैंने मान लिया एवरीवेयर यहां ए पर भी वेलोसिटी वी होगी, और देखिए बी पर भी सेम वेलोसिटी वी, सी पर भी सेम वेलोसिटी वी, एक ही डायरेक्शन होगी हर पॉइंट पर। डी पर भी एक ही वेलोसिटी वी, राइट? तो हर जगह सेम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या बन रही है? वी। और अब अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं, ये रोटेटरी था स्टूडेंट्स, और इसका सेकंड पार्ट ट्रांसलेशनल था।
रोटेटरी और ट्रांसलेशनल, राइट। तो अगर मैं इसको मर्ज कर दूं, रोटेटरी और ट्रांसलेशनल को मर्ज कर दूं, अब आप देखेंगे मेरे पास जो व्हील है, मैं थर्ड डायग्राम में इसको दिखाता हूं। ये जो व्हील है जी, अब आप इस व्हील पर फिर से 4 पॉइंट्स एज्यूम कर रहे हैं, से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, और सेंटर से डिस्टेंस एवरीवेयर सेम आर है। फाइन। अब इस डायग्राम पर इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करिए। एक बार आप रोटेटरी मोशन वाले कंपोनेंट, राइट, दैट मींस ये जो सर्कुलर मोशन के कंपोनेंट्स थे, और एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, राइट, इन दोनों मोशन के कंपोनेंट्स को ऐड करिए। तो अब आपको दिखेगा कि जब दोनों कंपोनेंट्स को मैं ऐड करूंगा स्टूडेंट्स, तो बताइए ए पर दिस इज वी एंड दिस इज आर ओमेगा, क्या ये दोनों वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सेम डायरेक्शन पर है, तो दोनों पॉइंट्स, सॉरी, दोनों वैल्यूज डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। और अगर मैं इस ऐड वैल्यू को राइट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ए पोजीशन पर ये वैल्यू मिलकर क्या हो जाएगी, v प्लस आर ओमेगा। अब b पर बात करिए, तो बताइए b पर एक आर ओमेगा नीचे है और ये वाला कंपोनेंट लाइक दिस है एक्स एक्सिस पर। तो देखिए ऐसा होना चाहिए कि b पर अपने पास वेलोसिटी कंपोनेंट तो v इस पोजीशन पर है और आर ओमेगा वाला कंपोनेंट दिस पोजीशन है स्टूडेंट्स। तो क्या दो वेक्टर्स का फेजर सम हो सकता है? अगर यहां वेक्टर सम की बात करें तो वेक्टर सम करते समय पैरेललोग्राम से मैं बोल सकता हूं लाइक दिस, पोजीशन बनेगी सेंटर पोजीशन, तो आप बी पोजीशन पर वेक्टर के डायग्राम को बोल सकते हैं कि इसका एक्चुअल जो वेक्टर बनेगा वो लाइक दिस बनेगा। फाइन। और अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर इनके दोनों के बीच में एंगल 90 मेंटेन है तो हम बोल सकते हैं ये वी था और ये वाला कंपोनेंट आर ओमेगा था। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये एक हाइपोटेन्यूज बनेगा, और इसको हम बोल सकते हैं वी ए की वैल्यू जो अपने पास आ रही थी वो वी प्लस आर ओमेगा थी। अब आप वीबी की वैल्यू को अगर चेक करें तो बताइए वीबी पर वैल्यू क्या बन रही है, रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर, राइट। दैट मींस इस कंपोनेंट का स्क्वायर और इस कंपोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 है तो cos 90 जीरो हो जाएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब बात करते हैं सी की। सी पर आर ओमेगा इस साइड है और सी पर वेलोसिटी इस साइड है, क्या दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के? अगर 180 डिग्री का फेस डिफरेंस है तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब मैं सी पर बोल सकता हूं कि हमारे पास सी पर ये जो वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स, ये बननी चाहिए, सी पर ये जो वैल्यू बनेगी इसको हम कह सकते हैं वीसी, और जो वीसी वैल्यू है ये अपने पास जो बनेगी दैट इज कॉल्ड वी माइनस आर ओमेगा। क्यों घटा रहे हैं? बिकॉज ऑफ 180 फेज डिफरेंस। नेक्स्ट, अब बताइए आप, क्या अगर मैं डी पॉइंट पर मूव करूं, तो देखिए यहां अगर मैं डी पॉइंट पर मूव करूं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को फिगर विजुलाइज होना चाहिए। डी पॉइंट पर आर ओमेगा ऐसा है और वी ऐसा है, तो यहां भी दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। मैंने फिर से ये वेक्टर अपने पास वी था और आर ओमेगा टेंजेंशियल कंपोनेंट लाइक दिस था। अब आप मुझे बताइए, अगर ये एंगल मैंने स्टार्टिंग में थीटा माना था स्टूडेंट्स, तो क्या ये वाला एंगल भी अपने पास थीटा हो जाएगा? और अब बताइए, क्या दो कंपोनेंट्स, इधर देखिए, एक वी है और एक आर ओमेगा है, तो क्या इनका भी पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट यहां कहीं बीच में आ जाएगा? बट इनके बीच का एंगल कोई एक्यूट एंगल थीटा है, सो दैट्स वाई डायरेक्टली वी कैन टेक द फार्मूला ऑफ रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस टू टाइम्स दिस इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज। तो आई कैन से जो वीडी की वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए, वीडी शुड बी रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वी इंटू आर ओमेगा इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर रोटेटरी पर ये जो अपने पास टर्म है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो रोटेटरी और ट्रांसलेशनल दोनों को मर्ज करके आपने, अगर यहां से इस नाम को कंप्लीट चेक करें, रोटेटरी पर रोटा और यहां पर सन
को अगर मिक्स करें तो यहीं से निकल कर आता है रोटेशनल। तो रोटेशन वर्ड जो हम लोग रोटेशन पढ़ने वाले हैं, उस रोटेशन को लाइक लीनियर, राइट, लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी, अब दोनों की बात एक साथ करने जा रहे हैं। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का क्या मतलब है। और मुझे लगता है इस डायग्राम पर अगर पिक्चर कम क्लियर हो तो इस डायग्राम पर पिक्चर काफी कुछ क्लियर हो जानी चाहिए, राइट। बाकी अभी बहुत कुछ हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, चीजें वन बाय वन क्लियर होती जाएंगी। आई होप इतना पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहा है। फाइन, नेक्स्ट। अब जैसे यहां पर मैं ऐसा बोलूं, आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। अब अगर मैं आपसे यहां ये बोलूं कि रिजिड बॉडी क्या होती है, तो देखो रिजिड बॉडी का क्या मतलब है। यहां पर ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसके बाद हम लोग टॉपिक्स में एंट्री करेंगे। तो पहले आपको कम से कम क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन लाइक दिस होता है, और अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेशनल मोशन लाइक दिस होगा। और अगर इसको और इसको कंबाइन करके हम लोग देखना चाहें, राइट, बेसिक रोटेटरी मोशन को और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन और प्योर रोटेशनल मोशन को अगर मिक्स करके देखना चाहें, तब हमारे पास आता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, राइट। तो जब भी हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो कवरिंग होगी हमारे पास वो इस पार्ट पर होती है, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहता हूं रिजिड बॉडी से आप क्या समझते हो, तो देखिए यही छोटे छोटे लूप होल्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट्स में दिक्कत देते हैं। एक बार अंडरस्टैंड करें रिजिड बॉडी का मतलब क्या है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप रिजिड बॉडी के बारे में बताएं, तो देखिए स्टूडेंट्स, बॉडी के, पूरी बॉडी के बीच में दो पॉइंट के बीच का गैप नहीं बदलना चाहिए। सपोज बॉडी कोई भी हो सकती है, सपोज ये एक बॉडी है, इनके बीच में एक पॉइंट यहां ए है और यहां एक पॉइंट बी है, तो बॉडी में कैसा भी जो मोशन हो उसके बाद भी यहां पर हमारे पास इनके बीच का क्या नहीं चेंज होना चाहिए, गैप। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, आफ्टर मोशन, मतलब मोशन के टाइम पर भी इसके बीच में क्या नहीं बदल रहा है स्टूडेंट्स, इनके दो पॉइंट्स के बीच का गैप सेम है, राइट। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास स्प्रिंग सिस्टम होता, सपोज करिए ये कोई स्प्रिंग सिस्टम है और यहां दो मास बॉडी लगी हुई है। अब आप जानते हैं अगर दो मास बॉडी लगी हुई है, से दिस इज एम ए एम 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 बी। अब एम ए एम बी के पार्ट पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर ये एक ऑक्सीलेटरी मोशन देने लगेंगे, राइट। तो जैसे ही आप इसको ऐसे पकड़कर छोड़ेंगे तो ये आपस में लाइक दिस आने लगेंगे। तो क्या इनके इन पॉइंट्स के बीच की पोजीशन बार बार बदलती हुई नहीं दिखाई देगी, राइट। इन पॉइंट्स की पोजीशन बार बार क्या होगी स्टूडेंट्स, स्प्रिंग की वजह से सफल होगी। तो दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिजिड बॉडी, राइट। तो रिजिड बॉडी का एग्जांपल ये था। अब रिजिड बॉडी मैं क्या बताना चाह रहा हूं जरा देखो। अगर रिजिड बॉडी की मैं बात कर रहा हूं तो मैं फिर से वही अपना एग्जांपल ले लेता हूं जो मैं पहले ले रहा था। रिजिड बॉडी में जैसे दो पॉइंट्स हैं, ये मैं स्लाइड नीचे लेके लेता हूं। देखिए मैंने ये कहा, एक पॉइंट को जरा समझना, जैसे ये मान लो कोई रिजिड बॉडी है और इस पर एक पॉइंट वन है और एक पॉइंट टू है। मैंने आपसे कहा पॉइंट वन वाले पर जो वेलोसिटी है, राइट, पॉइंट वन वाले पर मान लीजिए वेलोसिटी v1 है और पॉइंट टू वाले पर जो वेलोसिटी है वो v2 है। अब इन पर, इनके बीच का जो गैप है वो कुछ d है, और यहां स्टूडेंट्स इसका एंगल थीटा टू है, इसका एंगल थीटा वन है। तो बताओ इनका, अगर आपसे मैं कहूं कि v2 को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। तो अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करूं तो कहना इसे, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो v2 cos थीटा टू होगा और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो v2 sin थीटा टू होगा। ऐसे ही आप यहां देखो, क्या v1 को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये वाला कंपोनेंट v1 cos थीटा वन होगा, एंड दिस साइड जो कंपोनेंट होगा उसको हम कह सकते हैं v1 sin थीटा वन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि इनके बीच का गैप नहीं चेंज होना चाहिए, और इनके बीच का गैप ना चेंज होने का मतलब क्या है, क्या ये जो v1 cos थीटा वन है और ये जो v2 cos थीटा टू है,
इनके बीच का भी गैप क्या होना चाहिए, सेम, राइट। दैट मीन्स हमारे पास ये जो वेलोसिटी वैल्यू है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर और यहां जो वेलोसिटी वैल्यू है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर, ये दोनों भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई बॉडी रिजिड है तो उसका v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स आई कैन से फॉर ए रिजिड बॉडी एक कंडीशन राइट कर सकते हैं हम लोग, फॉर ए रिजिड बॉडी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फर्स्ट का क्या आया, v1 cos थीटा 1, दैट शुड बी इक्वल टू v2 cos थीटा। ये बात आप एक एग्जांपल से भी समझोगे अभी। पहले बताओ क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? ध्यान देंगे, इन दोनों को इक्वल क्यों नहीं कर रहे अभी, क्योंकि आगे चलकर इन दोनों से हम लोग एंगुलर, राइट, वेलोसिटी की बात करेंगे। इस कंपोनेंट से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। अभी मैं केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, राइट, v1 v2 की बात कर रहा हूं। गॉट माई वर्ड्स? तो देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक कंपोनेंट है, एक पॉइंट ए पर वेलोसिटी कंपोनेंट है से 10 मीटर पर सेकेंड, और ये v1 की वैल्यू गिवन है, और यहां स्टूडेंट्स आपके पास कोई v2 दिया है, राइट, और v2 सपोज कर लो लाइक दिस। ये जो v2 है ये आपको पता करना है, इनके बीच में ये गैप होगा, राइट। ये सपोज पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कुछ डी है। अब एग्जामिनर ने आपसे कहा कि अगर इस एक्सिस के अराउंड यहां पर 60 डिग्री एंगल है और वेलोसिटी v2 का कंपोनेंट 30 डिग्री है। अब आपसे वो कह रहा है कि फॉर ए रिजिड बॉडी v2 की वैल्यू बताओ। क्या पूछा है उसने? फॉर ए रिजिड बॉडी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ v2। तो क्या इस पूरी बॉडी के अंदर हमने दो पॉइंट्स ले रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और क्या पॉइंट ए और बी के बीच का गैप इक्वल होना चाहिए? तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो आप डायरेक्टली करके दिखाओ ना यार, बिल्कुल। दिस यू कैन इजली राइट v1 cos थीटा 1 शुड बी इक्वल टू v2 cos थीटा 2, और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? v1 की वैल्यू है 10 cos 60 डिवाइड बाई थीटा 2 कितना है, cos 30। आप देख पा रहे हैं ये वाला कंपोनेंट जब यहां जाएगा तो ये 30 डिग्री है, cos 30, और ये वाला कंपोनेंट जब यहां आएगा तो cos 60। अब cos 30 और cos 60 को कट करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? यू कैन से 10 cos 60 मीन्स 1/2, cos 30 मीन्स √3/2। I can say 2 cancel, that means v2 is nothing but 10/√3। आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। ये बहुत बेसिक बातें हैं, इन छोटी छोटी बेसिक बातों को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपके दिमाग में इतनी बात आनी चाहिए, रिजिड बॉडी भी अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आफ्टर रिजिड बॉडी अगर मैं नेक्स्ट आगे की बात करूं तो देखो, अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक इक्वेशंस पर मूव करने वाला हूं, राइट। आई होप ये वाला डाटा भी आपको क्लियर होगा। अब तक हमने केवल क्या बातें की हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी तक मैंने आपको बताया है रोटेशनल मोशन के बारे में, राइट। इसमें एक प्योरली ट्रांसलेशनल, प्योरली रोटेशनल और दोनों का मर्जिंग, राइट। इसके बाद मैंने जस्ट आपको एक रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट बताया है। अच्छा, रिजिड बॉडी को अगर आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रिजिड बॉडी को आप ये भी इस वे में भी कह सकते हो, यू कैन से इन ए बॉडी, या द गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसा लिख सकते हो। द गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स in a body, in a body should not be change, should not be change, राइट। दो पॉइंट्स के बीच में बॉडी का गैप बदलना नहीं चाहिए। और अगर वेलोसिटी वेक्टर पता है आपको, वेलोसिटी की वैल्यू पता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालकर आप चीजें मैच करा सकते हो। नेक्स्ट, चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी बातें स्टार्ट करते हैं और अपने सर्कुलर मोशन के साथ चीजों को रिलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, सारी चीजें पढ़ चुके हैं, राइट। वन बाय वन इन चीजों को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब
कॉन्सेप्ट 1 पर आते हैं। यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगी। चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबको क्लियर हो रहा है, राइट? अब चैप्टर के इंट्रोडक्शन में 1 बाय 1 इक्वेशंस कैसे बदलेंगी, क्या क्या डेरिवेशंस फ्रेम हो सकते हैं, ये एक एक करके आप देखिए। मान लीजिए मैंने आपसे यहां कहा, जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बदल रहे हैं स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप बार बार बदल रहे हैं, राइट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब थीटा, राइट? तो मैं कह सकता हूं यहां जो एंगल है अपने पास, क्या कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स पर जो पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस होने वाला है, क्या हम बोल सकते हैं कि यहां थीटा किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम है। एंगल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो हमारे पास मोशन हो रहा है इसमें एंगल बार बार चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, राइट? जैसे जैसे घूमेगा बार बार एंगल चेंज होता जाएगा। अब इस बात को अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूं तो बताइए आप, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो कहना इसे डी थीटा बाई डी टी ही अपने पास ओमेगा होगा, और यहीं से एक नई टर्म निकल कर आती है एंगुलर वेलोसिटी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी। और आप जानते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ओमेगा भी टू टाइप के हैं। एक यूनिफॉर्म ओमेगा, इफ ओमेगा, अगर ये ओमेगा कांस्टेंट बना रहे, ओमेगा अगर कांस्टेंट है इसका मतलब हम कह सकते हैं ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर पैडल बार बार स्पीड बदलेंगे, इसका मतलब इफ साइकिल्स पर, इफ ओमेगा नॉट कांस्टेंट, ओमेगा बार बार चेंज हो रहा है, तो बताइए अगर ओमेगा नॉट कांस्टेंट है तो क्या हम कहेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वी कैन से दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? अब बताइए मुझे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में तो ओमेगा कांस्टेंट है और ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो। अगर सेकंड कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं, जब जब हम ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी अपने पास क्या आता है, अल्फा, और इस अल्फा को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। दिस इज नथिंग बट एंगुलर एक्सीलरेशन। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास यूनिफॉर्म मोशन है, तो अब आप बताओ यूनिफॉर्म मोशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, ओमेगा कांस्टेंट होगा और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, राइट? इसलिए हमारे पास जब ओमेगा कांस्टेंट होता है तब हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं बनता। तो यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन किसके लिए डिफाइन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट, अब बताओ, यस, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन इसीलिए नहीं आया था क्योंकि वहां अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाती थी। वहां हमने ओमेगा को क्या माना था, हर बार कांस्टेंट। जब ओमेगा कांस्टेंट लिया था डियर, तो डी ओमेगा बाई डी टी, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, राइट? लेकिन यहां पर वैल्यू आएगी, राइट? साइकिल के पेडल्स जब आप मूव कराओगे तो साइकिल पर बार बार स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की वजह से हमारे पास क्या आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब यहां से अगर आप इस बात को देखें, एक बहुत क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। बताइए, अगर मैं कहता हूं डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी, लिख सकते हो क्या यहां से? और आप बताओ अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, अल्फा डी टी पर, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहां पर मेरे पास मान लेता हूं मैं इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा थी, राइट? और अगर मैं टाइम की बात करूं तो आई कैन से स्टार्टिंग टाइम जीरो था और कुछ इंस्टेंट पर ये वैल्यू टी पर है, राइट? तो अगर मैं डी ओमेगा की बात करूं तो लिमिट पुट करने के बाद यहां टर्म्स क्या आ जाएगी, हायर माइनस लोअर, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और यहां अल्फा के साथ dt पर अगर मैं बात करूं तो बताइए क्या ये हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस जीरो हो जाएगा। तो आई कैन से ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, अदरवाइज ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप गैलीलियो इक्वेशंस को जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ी थी, अगर आप उसको रिलेट करने की कोशिश करें तो बताइए क्या वहां पर रिजल्ट फर्स्ट पर आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? अब बताइए स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लीनियर वेलोसिटी किस में बदल चुकी है, एंगुलर वेलोसिटी में।
राइट। तो आज आपने v को किस में बदल चेंज कर दिया, v को आपने चेंज कर दिया ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, और ये जो u है ये अपने पास ओमेगा नॉट है इनिशियल वेलोसिटी। a को यहां पर नॉर्मल एक्सीलरेशन ना कहकर एंगुलर एक्सीलरेशन बोल रहे हैं, दैट इज अल्फा, और टी टी ही है। तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन हम बोल सकते हैं इस चैप्टर में जो यूज होगी वो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। आई होप मेरा ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा हो। दूसरा रिजल्ट याद करिए, क्या गैलीलियो की अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो बताइए, गैलीलियो की सेकंड इक्वेशन क्या कहती थी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जस्ट कंपेयर करिए, क्या एस को यहां पर आप थीटा बोल सकते हैं, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हम इसको ओमेगा नॉट बोल सकते हैं, टी प्लस हाफ, ए को अल्फा बोल सकते हैं, टी टी ही है। तो क्या यहां पर हम बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के साथ ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। और आप याद करिए जो हम लोग थर्ड इक्वेशन पढ़कर आए हैं, क्या हमारे पास थर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब बताइए v फाइनल वेलोसिटी है तो क्या इसको ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, इसी तरह u को इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस टू टाइम्स a को अल्फा कह सकते हैं और s को थीटा कह सकते हैं। आई होप थर्ड इक्वेशन भी आपको क्लियर हो रही है। अब अगर यहां तक इतनी मेरी बेसिक बातें क्लियर हैं, अब स्टूडेंट्स इन टर्म्स को यूज करना हम लोग देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों इक्वेशंस एक बार आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, राइट। ये तीनों इक्वेशंस एक बार आप लोग तुरंत कंप्लीट करेंगे, फाइन, तुरंत फास्ट।